So hello everyone, how all are you? I hope you all would be fit and fine and doing great in your life. So आज हम जैसे कि पता है कि हम लोग जैसे मैंने कल इन्फॉर्मेशन दी थी आपको उस वीडियो में कि आज के बाद मतलब ये वाला जो क्या कहते हैं इसको चैनल जो है इस पे सिर्फ ज्योग्राफी की मतलब जो एनसीईआरटी की सीरीज होगी सिर्फ वही अपलोड होंगी, लेकिन जो नेक्स्ट चैनल होगा उस पर इंग्लिश की जो वीडियोज होंगी वो अपलोड होंगी. सो इफ एनीवन वांट्स टू लर्न द इंग्लिश लाइक इफ अगर कोई मेरे डेली ब्लॉग्स भी देखना चाहता है तो मैं उसको उस वाले चैनल पर पोस्ट करूंगी देन और मैं उस वाले चैनल का लिंक इस वाले चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी. अगर आपको वहाँ उस चैनल पे देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. ठीक है. सो आज संडे है. वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. चलो स्टार्ट करते हैं. यही बताना था. और ये वीडियो जो है वो IAS UPSC PSCS स्टेट PCS और NDA और जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहाँ पे ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, ये जो चैप्टर है ये उसके लिए बहुत मतलब ये जो चैप्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले अपने चैप्टर स्टार्ट करें. चैप्टर नंबर 4 है हमारा एयर. इसका प्रोनाउंसिएशन एयर नहीं होता, बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर. बिकॉज जो मेरी ट्यूशन वाली टीचर है उन्होंने बताया कि इसको एयर बोलते हैं. तो बेसिकली एयर क्या होता है? एयर से आप लोग क्या समझते हैं? एयर हिंदी में हवा. तो इसका मतलब क्या होता है? एयर का मतलब वो चीज नहीं कि जैसे तुम खड़े हो और कभी कभी आंधी तूफान चलने लगता है तो तुम उसको बोलते हो कि हवा बहुत तेज चल रही, मतलब हवा चल रही है. दैट इज नॉट हवा और वट एवर जो भी आप लोग कहते हो. देखो एयर का मतलब होता है मैं अभी इस कमरे में हूं ना, तो इस कमरे में भी बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. दैट इज कॉल्ड एयर. एयर मीन्स एयर का बेसिकली मतलब कुछ नहीं होता. एयर का बेसिकली मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, जैसे कि किस किस के मॉलिक्यूल्स? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, आर्गन के मॉलिक्यूल्स, हीलियम, ऑक्सीजन, इन सब के मॉलिक्यूल्स जो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, बेसिकली उनको एयर कंसिडर किया जाता है. एयर और कुछ भी नहीं है. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी के जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है. ऑक्सीडाइज जब करता है तो हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब मिलती है तब मैं आपको पढ़ा पाती हूँ. ठीक है. तो ये चीज है. अगर सिर्फ ग्लूकोज बना हुआ रह जाएगा हमारी बॉडी में तो वो किसी भी काम का नहीं होगा जब तक उसको तोड़ के एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है. तो दैट इज एयर. तो बेसिकली इस चैप्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ेंगे. मतलब एयर के कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं. तो सबसे पहले एक चार्ट होता है, एक पाई चार्ट की तरह है ऐसे करके कुछ. सबसे ज्यादा जो एयर प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो होती है नाइट्रोजन. कितनी होती है वो? 78% होती है. 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है. ठीक है. नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी इसका क्या इंपॉर्टेंस है. और इधर आई 21%. 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. ये तो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन. और अब जो चीजें बची, कितना हो गया टोटल? जोड़ो. 78, 21, 8 और 1 9, 99% हो गया. ठीक है. बेसिकली जो ऑक्सीजन होती है 21% में 21 पॉइंट कुछ होती है. इस वजह से जो यहाँ पे जो अदर गैसेस होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है 1% में, या फिर उससे कम 0.99% में. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है? बेसिकली 0.03% जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. ओनली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है. अदर गैसेस जो होती है वो और ज्यादा इसमें होती है. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है एयर का कि यहाँ पे कितनी कैसी कैसी एयर्स होती है. तो देखो क्या होता है. सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो. जो एयर्स होती है ना, एयर्स के बेसिकली जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मतलब उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है. अब हम पहले इसके ऊपर आते हैं. जैसे कि मैंने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस बताया क्या होता है. सेकंड, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है. ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? मतलब ये क्या करती है, ये जो एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? एनर्जी या फिर हीट को ट्रैप करते हैं अपने अंदर. ट्रैप मतलब अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं. देखो क्या होता है हमारी पृथ्वी पे रात के टाइम पे ना, क्योंकि रात के टाइम पे जो एनवायरमेंट होता है वो दिन के टाइम पे काफी ठंडा होता है. मतलब उसके टेम्परेचर में 4 5 या 6 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है रात के टाइम पे और थोड़ा सुबह के टाइम पे. तो क्या होता है रात के टाइम पे ना, ये जो हीट होती है हमारी पृथ्वी के अंदर से, यानी कि रोड किसके बने होते हैं? एस्फाल्ट के बने होते हैं. तो रात को क्या करते हैं? ये अपने अंदर से हीट रिलीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंट होता है वो ठंडा हो जाता है. तो तब क्या करते हैं ये लोग, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, जो एनर्जी और जो हीट उसमें से निकलती है तो वो ट्रैप कर लेते हैं. अब ट्रैप करने की वजह से क्या होता है? जो गर्मी होती है हमारे अर्थ की वो अर्थ के बाहर नहीं जा पाती. ठीक है. अब इसके कुछ बेनिफिट तो हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं. अब इसको ग्रीन हाउस गैस कंसिडर किया गया क्योंकि इसको ऐसा बोलेंगे क्योंकि इसका कुछ क्या कह सकते हैं, इसको लॉस है. अब लॉस किस एंगल में हो सकता है?
देखो हमारे यहाँ पे गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है, खासकर दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में भैया, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी दिल्ली एनसीआर में ही होती है। तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं और हीट ट्रैप कर लेते हैं और अर्थ के बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। और अब ये हेल्पफुल किस वजह से? हेल्पफुल इस वजह से, अब सोचो सर्दियां आ गई हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब जो जो हीट है वो क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड उनको रोक ही नहीं रहा, वो हमारे अर्थ से बाहर निकले जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारे यहाँ पे, जो आइस एरा सुना है ना, पहले हमारी पृथ्वी पे जो आइस एरा हुआ था, फिर उसके बाद मतलब समय आइस थी, बर्फ बर्फ थी, उसके बाद फिर वोल्केनो इरप्ट हुए, ये सारी चीजें। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ आइस वाला एरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है कि अब मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड के दो सिग्निफिकेंस, एक सिग्निफिकेंस बताया और एक डिससिग्निफिकेंट बताया। देखो तो सिग्निफिकेंस क्या था उसका, आप मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करनी है। देखो खांसी भी आके कह रही है, बार बार रिपीट नहीं करना है आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कितना बेसिकली परसेंट होता है, 0.03% होता है एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा सिग्निफिकेंस देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है प्लांट्स को फूड बनाने में, है ना। तो ये भी चीज है, मतलब हर चीज का ना अपना ही कुछ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं हम लोग कौन सी गैस पे? नाइट्रोजन पे। ओके, नाइट्रोजन का वैसे कोई हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन का देखा जाए तो यूज भी है। नाइट्रोजन का हमारी लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में काफी ज्यादा यूज है। जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते, ठीक है। तो एक हमारे प्लांट्स के जो जड़ होती है उनमें एक बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम का नाम लिख देती हूँ मैं। डस्टर बाबा कहाँ चले गए? आज कितनी तारीख? 26 है ना आज। तो आज के दिन पता है क्या हुआ था? आज के दिन मतलब इससे 1 साल पहले मेरे जो दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे। आज उनकी कह सकते हैं 1 साल वाली जो सेरेमनी है, डेथ सेरेमनी, वो है। तो यही पता है, लोग मतलब कितनी अजीब बात होती है ना, लोग एक बार चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते, चाहे वो दुनिया में हो फिर भी वापस ना आए, या फिर दुनिया में ना हो फिर तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। जब दुनिया में रहने वाले वापस नहीं आते तो जो दुनिया में नहीं है वो कैसे वापस आ सकते हैं? तो ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो चेंज है ना वही परमानेंट है, क्योंकि चेंजमेंट ही परमानेंट है, ये चेंजमेंट हमेशा होता है, ये एक बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसमें थे कार्बन डाइऑक्साइड की सिग्निफिकेंस हमने देख ली थी, नाइट्रोजन की सिग्निफिकेंस देख रहे थे हम लोग। तो जो नाइट्रोजन है प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं ले पाते, जो राइजोबियम, या मैं राइजोबियम की स्पेलिंग लिखने जा रही थी। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? नाइट्रोजन को तोड़ के उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और आपने वो प्लांट चुने जो क्या करते हैं, वो जो कीड़ों वगैरह को खाते हैं। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि उनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता। तो जब बैक्टीरिया नहीं होगा तो नाइट्रोजन कैसे कन्वर्ट होगा? इस वजह से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट से, कभी कभी ह्यूमन बींग्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका हैंड वगैरह काट लेते हैं। उधर बड़े बड़े प्लांट आपने सुने, ये पिचर प्लांट जो होता है, घड़े की शेप का होता है पिचर प्लांट, ये कौन सा प्लांट है? और वो रेफलेशिया, मतलब ये क्या करते हैं, ये कीट पतंगों को खाते हैं ये वाले प्लांट। तो ये बेसिकली इस वजह से खाते हैं क्योंकि वो कीट पतंगों से इनको क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन मिल जाता है। नाइट्रोजन की कमी से ये सारी चीजें होती है। अब कुछ अदर गैसेस जैसे आर्गन क्या है? कि इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल सुनी है ना, इसके 18th वाली जो क्या कहते हैं उसको, पीरियड कहते हैं या कॉलम कहते हैं, 18वां जो कॉलम होता है उसमें जो आर्गन है और जो हीलियम है ये प्रेजेंट होता है, और जो वहां पे गैसेस प्रेजेंट होती है वो इनर्ट गैसेस मानी जाती है। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। तो इस वजह से जो आर्गन है उसको बल्ब के अंदर, जो पहले बल्ब आता था ना बिल्कुल एकदम बत्ती की तरह जलता था एकदम सर के ऊपर, इससे बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती थी, बिल्कुल पीला पीला जलता था। तो उसमें आर्गन का यूज किया जाता था क्योंकि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती थी, और उसका जो टेम्परेचर था बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है उससे वो जल्दी मतलब ब्लास्ट भी नहीं होता था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी है इसमें। आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। और
नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं आपको मतलब 2 बार तो मैं बता ही चुकी हूँ, मुझे तो याद है अच्छे से, क्योंकि 6th क्लास में 2 बार आया है, एक बार 7th की स्टार्टिंग में भी आई थिंक आया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर? स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना क्या है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या है बताओ पहले मेरे को। एटमॉस्फेयर इज नथिंग, एटमॉस्फेयर इज द लाइक ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हमारी अर्थ के जो चारों तरफ वायु की जो लेयर होती है, एयर की जो लेयर होती है, दैट कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक बात बता दूं, अगर ये एयर की लेयर नहीं होगी ना हमारी अर्थ की चारों तरफ, तो पानी और ये जो लैंड फॉर्म्स हैं जो मैंने बताया हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये कुछ वर्क नहीं करेंगे। एटमॉस्फेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सबसे इसकी ना 5 लेयर्स होती है बेसिकली। जो हमारे जो एयर की लेयर्स होती है कैसे होती है, 5 होती है। कौन कौन सी होती है बताओ मेरे को। ट्रोपोस्फेयर में लिखती हूँ, है ना, ट्रोपोस्फेयर, या वेरी गुड। स्ट्रेटोस्फेयर, फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, एक एक्रोनियम बताऊंगी आपको इसको याद करने का, है ना। सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर। देखो अब हमें क्या करना है, हमें इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करना है डिटेल से। हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर हमारी सिर्फ फर्स्ट लेयर होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी हेल स्टॉर्म्स होते हैं, जितनी भी रेन्स होती है, जितनी भी आंधी तूफान हवा पानी जो भी चलता है, वो सब यहीं चलता है, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में चलता है। और ये कितनी हाइट तक होती है, ये सिर्फ 13 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। बेसिकली 20 किलोमीटर लेके चल लो कितनी होती है, 20 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अब ये ट्रोपोस्फेयर क्या करती है, बेसिकली जो बादल वगैरह होते हैं वो सारे यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। मैंने बताया था कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें बिल्कुल ही शांति होती है, ना ही बादल होता है, ना ही हवा चल रही होती है, ना ही कोई तूफान आ रखा होता है। तो जो एरोप्लेन्स है मोस्टली वो कहाँ पे चलता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर लेयर को क्रॉस करके वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जाके स्मूथली उड़ते हैं, और जिनकी जो लेंथ हो सकती है कह सकते हैं 50 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मीजोस्फेयर के ऊपर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। मैंने 12th क्लास में पढ़ा था कि जो ओजोन लेयर है हमारी कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जो ओजोन लेयर है हमारी बेसिकली हेल्प करती है। तो सन की यूवी रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अगर वो हमारे ऊपर गिरेंगी आके तो क्या होगा बताओ, गैस करो। तो जो हमारी जो स्किन है उसमें कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात सुनो, जो यूवी रेज है वो मोस्टली इंडियन को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी, मतलब डालेंगी, लेकिन अगर जो अंग्रेज मतलब जो फॉरेनर लोग हैं, मतलब जो नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं, मतलब उनकी जो स्किन होती है मतलब बिल्कुल व्हाइट होती है। वो व्हाइट इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर ना मेलानिन नाम का एक हार्मोन या फिर पिगमेंट कह सकते हैं, मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वो उनके अंदर कम होता है और हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज्यादा डार्क दिखती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। वाइल जो फॉरेन लोग हैं अगर उनके ऊपर थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट रेज गई या फिर सन की रेज गई तो वो क्या करती है, उनके बॉडी पे रेड रैशेस हो जाते हैं, मतलब काफी सारी उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है हर चीज के, है ना। तो हमने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ा। अब है हमारा मीजोस्फेयर। देखो मीजोस्फेयर क्या होता है, मैंने बताया था कि इसका जो एक एग्जैक्ट लेवल के ऊपर हम जाते हैं तो इसमें ना जो इसका टेम्परेचर होता है वो अचानक इंक्रीज हो जाता है। तो वो इंक्रीजमेंट किसकी, तो वो ठीक है। तो क्या था मीजोस्फेयर में जाके क्या होता है, एक जगह पे टेम्परेचर जाने के बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी कितनी बार मेरे घर के आगे से जाएंगे भैया, मेरे घर ज्यादा अच्छा लग रहा है इनको। ठीक है। तो मीजोस्फेयर में एक टेम्परेचर मतलब कि मीजोस्फेयर की आधी लेयर से अगर ऊपर जाएगी तो उसका टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज होने लगता है। और जो इंक्रीज टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किस चीज के लिए, मीटियोरॉइड्स, ताकि हमारी अर्थ पे इम्पैक्ट ना डाले, हमारी अर्थ पे डायरेक्टली आना चाहिए। क्योंकि आपने लूनर लेक वो सुना है, लूनर लेक जो है, लूनर लेक महाराष्ट्र में जो बनी है,
ठीक है, वो किससे बनी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कोई मीटेरियल आया, उसने हमारी अर्थ को हिट किया, और हमारे इंडिया के जो महाराष्ट्र रीजन है उसमें जो एक एरिया है, उसको डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो उस एरिया में जाके वो लूनार लेक जो है वो बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर बेसिकली इसका टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन थर्मोस्फेयर में एक लेयर होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको बोलते हैं आइनो। देखो आइनोस्फीयर क्या करते हैं, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था कि एक पहली बात तो इसमें पहली वाली वीडियो में मैंने बता रखा कि जो आइनोस्फीयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आयंस आते हैं, गामा रेज वगैरह आते हैं, वो इसको पहले तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वापस भेज देते हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी चीज इनकी क्या है, हमारे यहाँ पे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना, बेसिकली उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो किसके वाया जाते हैं, वो आइनोस्फीयर के वाया जाते हैं। ठीक है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम इसके वाया इजिली भेज सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर आइनोस्फीयर नहीं हुआ तो हमारे यहाँ को जो कम्युनिकेशन जो लेवल है वो सिर्फ अपने कह सकते हैं कि अपने एक ये भी कह सकते हैं कि पहले की तरह हो जाएगा, जैसे पहले ना व्हाट्सएप था ना कुछ था, मतलब ना इंटरनेट था, बट आजकल है। क्यों? क्योंकि आइनोस्फीयर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट है, तो इसमें जो वेव्स हैं वो इजीली फ्लो कर पाती हैं। तो ये चीज है, ठीक है, इस वजह से आइनोस्फीयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एक्सोस्फीयर के ऊपर। एक्सोस्फीयर आउटर लेयर होती है, इसके बाद हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हो जाता है। एक्सोस्फीयर एंडिंग पॉइंट है, कह सकते हैं कि ये हमारे अर्थ की सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक्सोस्फीयर में जो ये वाली जो गैसेस हैं, हीलियम और आर्गन, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो मतलब अपना ही कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। सबको ये सोचे कि मैं भाई इस पृथ्वी पे मतलब बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सबका इंपॉर्टेंस होता है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। आज संडे है, आज वैसे भी कहीं नहीं जाना मेरे को। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइमेट भी हमने पढ़ाया था। वेदर एंड क्लाइमेट, ओके। वेदर का मतलब क्या होता है, जो डेली या फिर कह सकते हैं आर बाय आर में जो चेंजमेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड वेदर। जैसे कि सुबह मौसम थोड़ा ठंडा था, अब तो इतनी गर्मी, अगर धूप में बैठेंगे तो ऐसा लगता है कि हम मतलब जल रहे हैं एक तरीके से। और शाम के टाइम फिर इतना ठंडा, मतलब इतना ठंडा नहीं है, लेकिन ये होता है नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है ठंडा, तो फिर उस टाइम पे मतलब शॉल वगैरह तो नॉर्मल ओढ़नी पड़ती है। और क्लाइमेट मतलब स्टडीज जो होती है वेदर की, 30 साल तक अगर ऐसी वेदर चलता हो जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। एंड अभी हम सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या हुआ, अब जो ठंडियाँ होती है उसमें पहले हम लोग सुनते थे अपने मम्मी पापा से कि पहले तो इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती थी कि नहीं, बारिश की सुनी है मैंने तो काफी ज्यादा, कि पहले इतनी ज्यादा बारिश पड़ती थी कि मतलब पूरे दिन पूरे 2-3 महीने बारिश होती रहती थी, मतलब टपर 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 होता रहता था। लेकिन अब क्या होता है, दिल्ली में तो भैया बारिश ही नहीं होने का नाम लेती, हम तो परेशान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है ना, चिपक 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 चिपक, लेकिन बारिश ही नहीं होती। तो मतलब ये चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जो साइकिल है वो मॉनसून साइकिल है, ये भी चेंज हो रहा है। तो अगर इसको हम इसकी स्टडीज करेंगे रेगुलर, अगर ऐसी चीजें होती जा रही है 30 ईयर तक होंगी, 15 ईयर तक होंगी, 30 ईयर तक होंगी, तो इनको ही बेसिकली क्लाइमेट का दर्जा दिया जाएगा, इनको बाद में क्लाइमेट कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब वेदर और क्लाइमेट में कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने। जैसे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब तुम ये कहो कि टेम्परेचर का मतलब सिर्फ यही है कि किसी का बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, दैट इज नॉट, दैट इज टेम्परेचर एग्जैक्टली। पर टेम्परेचर का बेसिकली मतलब होता है किसी की हॉटनेस या कोल्डनेस को नापना। मतलब अगर मैं हूँ, ठीक है, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, तो मेरी बॉडी कैसी होगी, बहुत ज्यादा गर्म होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ही हूँ और मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, मतलब मेरी बॉडी पूरी ठंडी हो रखी है, तो क्या होगा, तब भी ये कहेंगे कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर गिरा हुआ है। ठीक है, तो उस डिग्री को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मेजरमेंट, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर का अलग अलग चीजों पर अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर एयर के रेफरेंस पे लेके चले, टेम्परेचर का एयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुनो मेरी बात। तो टेम्परेचर का एयर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एयर का प्रेशर कम होगा। अब कैसे, एयर का प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स एयर का प्रेशर होता है, मैं बताती हूँ कैसे होता है। पहले टेम्परेचर के रेफरेंस में समझ लें। टेम्परेचर पहले मैं सुन लो, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगी। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एयर का प्रेशर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एयर जो है वो ज्यादा फ्रीली मूव करेगी इधर से उधर। ठीक है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो बारिश होगी ज्यादा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो ये चीजें हैं। तो ये कह सकते हैं कि
मतलब ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो काफ़ी सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी चीज़ें जो है माइंड में हिट नहीं कर पाती, तो ये चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो आगे चलते हैं। हाँ, टेम्परेचर, अब इसमें क्या एक पॉइंट दे रखा है तुम्हारा टेम्परेचर में ही, इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इसमें दिखा रखा है। इंसोलेशन बेसिकली कुछ नहीं है। इंसुलेशन का मतलब ये, अगर तुम हाई लेवल की स्टडीज करोगे ना, इंसुलेशन तब आएगा उसमें, लेकिन इसमें शॉर्ट में दे रखा तो अच्छी बात है। देखो, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? इंसोलेशन का मतलब जितनी जो सन की जो वेव्स है, वाइब्स जो है या वेव्स है, या फिर सन की जो रेज है, जितनी हमारी अर्थ पे पड़ती है, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। अब मेरी बात सुनो, जो भी जो सन की रेज है वो हमारे यहाँ पे बहुत ही, मतलब कह सकते हैं बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पड़ती है, फिर भी हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना कि कुछ कहने का नहीं। अब ये हीट जो सन की रेज है वो जाती कहाँ है? अगर बहुत थोड़ी हमारी पृथ्वी पे गिरती है तो बहुत ज्यादा ये रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। जैसे मान लो, ये मैं दिखाती हूँ, शो करती हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे कि हमारा सन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये जो रेज है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे ये सन है, ये हमारा, ये बहुत खुश है, कह रहा है मैं तो तुम्हें गर्मी दे रहा हूँ, ओए होए ओए होए, मैं तो अब तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अब तुम्हारे बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ठीक है। तो सन बहुत खुश हो रहा है इस बात को लेके। लेकिन अब यहाँ पे एक बादल भैया थे। अब इन बादल भैया ने कहा, ठीक है खुश हो लो, अभी तो मेरी बारी आएगी। अब इन बादल भैया ने क्या किया, जैसे ही इसने सनरेज भेजी, अब इसने बादल भैया ने क्या किया, कुछ तो अपने अंदर ले ली। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो देखो इंसानों को बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं इनको गर्मी फील नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे मान लो इन्होंने 100% भेजी थी, एक तरीके कह दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 35% अपने आप अंदर दे दी, और इन्होंने क्या किया, 45% इन्होंने वापस रिफ्लेक्ट कर दी। मतलब ये यहाँ से आई और यहाँ की तरफ वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों रिफ्लेक्ट कैसे? क्योंकि बादलों के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बादलों के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये चीजें हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको वापस कितना टोटल करो, कितनी होगी, 35 और 45, 5 5 10 4 3 7 8, यानी कि 80% तो वापस से हो गए। 80% तो हमारे पास आई नहीं, तो सोचो कितना अच्छा हुआ, 80% तो हमारे पास आई नहीं। अब बची कितनी, 20%। तो जो 20% है भाई वो तो आएंगी। अब यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ भाई कितनी गर्मी है, मेरे तो पसीना पसीना निकल रहा है, सूरज बाबा आप बहुत गलत कर रहे हो हमारे साथ, है ना। अब मेरे को क्या पता कि हमारा जो बादल है हमारी मदद कर रहा है, मैंने इनको तो थैंक यू कहा नहीं, लेकिन इनको और बुरा भला कह दिया। तो ये बात होती है। तो इसी को बोलते हैं इंसोलेशन, मतलब कितनी रेज जो है हमारी पृथ्वी पर डायरेक्टली पड़ रही है और हमें कितना इम्पैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन, ठीक है। अगर इंसोलेशन ज्यादा हो तो आपको पता है कि गर्मी ज्यादा होगी, इंसोलेशन कम हो तो ये भी आपको पता है कि गर्मी कम होगी, ठीक है। आज तो मुझसे खुश हो गए होंगे कौन? सूरज और बादल। आगे चलता है, सेकंड टॉपिक हमारा दे रखा है एयर प्रेशर। नाउ व्हाट इज एयर प्रेशर? देखो पहले मैं वीडियो चल रही है, कभी कभी होता है मैं रिकॉर्ड करती हूँ मजे में और वीडियो चलती नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है। चल तो रही है। देखो, अब एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पे आता है एयर। एयर का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के मॉलिक्यूल्स। जैसे सुनो, अब हम प्रेशर का मतलब बेसिकली क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है किसी का दाब या किसी का भार। जैसे हमारे ऊपर होता है ना, काम का प्रेशर होता है। कभी मेरी मम्मी पापा तो हमेशा कहते हैं कुछ किसी काम के लिए ये कुछ काम नहीं करती, बस घर पे ऐसी पड़ी रहती है, बल्कि उनको क्या पता मैं क्या करती हूँ। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर ट्यूशन जाना पड़ता है, ट्यूशन का काम करना पड़ता है, फिर मतलब सारी चीजें करनी पड़ती है भाई। लेकिन उनको तो लगता है घर का काम नहीं करती तो मैं कुछ ही नहीं करती, कौन समझाए। तो ये है, तो ये मेरे ऊपर, मेरे दिमाग पे प्रेशर रहता है ना कि यार अगर नहीं किया तो मम्मी पापा बोलेंगे। फिर बेसिकली मेरे पापा तो नहीं बोलते क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मम्मी भी नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी जब उनको गुस्सा आता है तो वो भी बोल ही देती हैं। तो फिर भी माइंड पे प्रेशर रहता है कि यार अगर मम्मी कम कर रहे हैं तो यार देख के ना थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं मुझे भी करवाना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर, कि जब हमारे पर कोई चीज़ प्रेशर डाल रही है, हमारे माइंड पे कोई प्रेशर डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। एक तो मम्मी पापा का प्रेशर, ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरे ऊपर एक एयर का इतना बड़ा, क्या कह सकते हैं, एयर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे। और जो मेरे अंदर की बॉडी का जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, वो उल्टा प्रेशर उनके ऊपर डाल रहा है। साइंस का लॉ पढ़ा है आपने, एक्शन एंड रिएक्शन की, कितना आप फोर्स डालोगे तो उतना रिपीटेडली आपको बैक मिलेगा। तो ये चीज़ होती है। अगर मैं ऐसे एरिया में जाऊँ जहाँ पे प्रेशर बिल्कुल नहीं है, तो मेरी जो नसें हैं, जो खून की नसें, वो फट जाएंगी, बाहर ऐसे ब्लड आने लगेगा, मुझे देखोगे तो आप ज़ॉम्बी समझोगे। ज़ॉम्बी मतलब जो जिनके मुंह से खून निकलता हो वैसे से चलते हैं, ठीक है। तो ये है।
तो इसको बोलते हैं एयर प्रेशर। ऐसी हमारी बॉडी में ऐसे डेवलप हो जाती है उसके बाद कि हमारी बॉडी इतने एयर प्रेशर को सहन करने के उस काबिल हो जाती है बेसिकली। और ठीक है, और प्रेशर को नापने की यूनिट क्या होती है, बार होती है। ठीक है, ये है। और अब सुनो, ये जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ खुशी खुशी, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ पे हैं मेरे सर के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही नापते हैं प्रेशर। ये मत सोचना कि पूरे ऐसे थाली लेके खड़े हो जाओगे तब तुम्हें एयर प्रेशर का पता लगेगा, नहीं। किसी पर्टिकुलर स्पेस और किसी पर्टिकुलर एरिया का ही नापा जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड का लिए नापने चले जाओगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा कि प्रेशर क्या है। इस वजह से जब भी हम साइंस में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि एक क्यूबॉइड एरिया जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स इतने हैं। बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एयर के, वही प्रेशर डालते हैं, क्योंकि कोई चीज होती है जब होगी तभी प्रेशर डालेगी, है ना। ठीक है, अब मेरे को होली आ रही है, तो होली आप लोग कैसे मनाते हो? मैं तो वैसे बहुत ही कम मनाती हूँ होली, लेकिन इस बार का पता नहीं मनाऊंगी भी कि नहीं मनाऊंगी। लेकिन आप लोग सेलिब्रेट करना अच्छे से, और यार अच्छे से करना, वीडियो वगैरह बनाना और अच्छे से एंजॉय करना, अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करके रखना, है ना। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रेशर डिस्कस कर रहे थे। प्रेशर के ऊपर आते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालता है, सुनो। अब कोई जो मॉलिक्यूल्स है, हम थोड़ा साइंस के ऊपर जा रहे हैं। साइंस में क्या होता है, सुनो, जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो किसी भी चीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। अगर ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, चश्मा लगा दूँ, चलो भाई चश्मा भी लगा दिया अब ज्यादा बिलीव होगा कि ये नेहा कुछ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो इतना पहले नॉर्मली आराम से जो वाटर एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो इतने में ही थे। लेकिन अब क्या किया, क्योंकि मेरा दिमाग गर्म था तो इस वजह से, मेरे दिमाग गर्म होने की वजह से इनकी जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी गर्म हो गए। अब जब इनके मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए तो क्या करेंगे, ये कहेंगे, ये आपस में लड़ने लग जाएंगे। मतलब ये कहेगा मैं यहाँ देख सकती रहूंगा, मेरे को दूर जाने दे, मेरे को दूर जाने दे। तो क्या करेंगे, ये जो एयर के जो अब क्या होगा, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर भागने लगेंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया, जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा भागेंगे दूर भागेंगे, तो मेरे ऊपर क्या होगा, प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स था वो इधर चला गया, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स था वो इधर चला गया, तो मेरे ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। किसका, सिर्फ एयर का। मम्मी पापा का कभी कम होगा, कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, और यही समझाना था बेसिकली। और ये था, अगर टेम्परेचर अगर कम हुआ, जैसे टेम्परेचर अब मान लो कम हो गया, तो जैसे ये मैं हूँ, है ना, मेरे ऊपर सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन क्या हुआ, अब सर्दी हो गई, सर्दी पड़ी तो टेम्परेचर कम हुआ। अब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, अब सर्दी में क्या हुआ, मेरे कोई रिलेटिव है, बुआ वगैरह, उनके लड़के की शादी आ गई। अब बुआ ने मेरे से ये भी कहा कि बेटा तुम्हें ना बहुत पहले आना, मतलब मेरे भैया की शादी थी 17 तारीख को, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम 2 तारीख को आ जाना। मैंने कहा ठीक है बुआ। अब क्या हुआ, पहली बात मेरे पे प्रेशर किसका, एयर का। ठीक है, जो अभी इसका टेम्परेचर कम है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास हैं अभी, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा मम्मी पापा का, तीसरा मेरी बुआ का, क्योंकि जाना भी है मेरे को, अगर नहीं गई तो मतलब वो फिर क्या कुछ करेंगी तो नहीं, बेसिकली अच्छा नहीं लगता, है ना। तो क्या हो, मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, 3 प्रेशर एक साथ, और टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी जो मॉलिक्यूल्स और चिपक गया पास में, क्योंकि इनको ठंड लग रही, तो क्या किया इन लोगों ने, चलो हम और चिपक जाते हैं। तो अब क्या हुआ, मेरे ऊपर इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से जो टेम्परेचर है उसने कैसे इफेक्ट डाला कि टेम्परेचर कम हुआ तो इनको ये पास पास आ गया, तो मेरे ऊपर क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो टेम्परेचर इस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। अब हमने प्रेशर के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट डालता है, अब हम तो इससे क्या हो, प्रेशर जो है हमारा वो और बढ़ गया। तो ये चीजें थी। अब आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट दे रखा वाइंड। अब वाइंड क्या होता है, बेसिकली वाइंड कुछ नहीं होता, जब एयर जो होती है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अभी तो सिर्फ एयर है मेरे पास, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे हवा चलने लगी तो उसको क्या बोलेंगे, वाइंड बोलेंगे, दैट इज नॉट एयर। तो वाइंड क्या होता है, जब भी एयर मतलब मूव करने लगे उसको बोलते हैं वाइंड। अब जो एयर होती है हमेशा क्या बोलते हैं उसको,
हाई प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया में जाने की कोशिश करती है। ठीक है, मतलब जैसे ये होता है ना कि जैसे मान लो ये पूरा ग्लास है और ये यहाँ पे इतना छोटा ग्लास है, तो अगर हम इसमें ये पूरा भरा हुआ है, ये खाली है, ठीक है, तो अगर इसमें हम कोई पाइप जोड़ दें ऐसे करके, तो ये जब तक सिमिलर होगा, ये दोनों ये पाइप है, ठीक है, तो जब तक अब इसका पानी यहाँ तक बराबर नहीं आ जाएगा तब तक क्या होगा, पानी फ्लो होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ज्यादा की तरफ से किस में गया, कम की तरफ में गया। ऐसे ही एयर के साथ होता है, हाई प्रेशर से जो एयर होती है वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, ऐसे सबके साथ होता है। जैसे अगर मान लो जॉब है कहीं, वहां पे ज्यादा प्रेशर है, तो लोग क्या सोचेंगे कि हमें ऐसी जॉब मिले जहाँ पे लो प्रेशर हो, मतलब जहाँ पे हम अपने आप के मालिक हो। अब कुछ वाइन्स हैं, कुछ मतलब 3 तरीके के वाइन्स तुम्हारी बुक में दे रखी हैं। पहले तो नॉर्मल कुछ वाइन्स के बारे में बता रखा है, चलो आगे देखते हैं। पहले 3 तरीके के वाइन्स दे रखी है। सीजनल वाइन्स कौन कौन सी बताओ मुझे। परमानेंट, सीजनल और लोकल वाइन 3 तरीके की दे रखी है इन्होंने। परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। ठीक है, तो परमानेंट वाइन कौन सी होती हैं? परमानेंट वाइन्स होती हैं वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। हम सबने अपने अपने जब भी जाते हैं अपने गांव में या फिर कहीं भी, तो हमारी जो दादी वगैरह वो ज्यादातर ये कहती है कि पछुआ पवन चल रही है, ठीक है, या पछाई की, किसी कहीं भी बोलता है पछाई चल रही है, ठीक है, ये सब बोला जाता है। तो ये बेसिकली ये नॉर्मली चलती हैं गर्मी के टाइम पे। मतलब इसी वजह से कुछ होता है कि घर भी उसी डायरेक्शन में बनाया जाता है कि अगर उस डायरेक्शन में घर बनाए जाएंगे तो एयर अंदर आएगी, तो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा टेक्निकल होते हैं गाँव के लोग भी, उस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परमानेंट वाइन्स है जो हमेशा चलती है। गर्मी में पछुआ पवन चलती है, और ठीक है, और सर्दियों में क्या चलती है, शीतलहर चलती है। ठीक है, ये परमानेंट है, हमेशा चलेंगी चलेंगी। ठीक है, अब आते हैं सीजनल पर। सीजनल कौन कौन सी होती हैं? सीजनल वाइन्स वो होते हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे मानसून को ही ले लो। मानसून बेसिकली क्या है, जो बादल जो है भरा हुआ है, और भरा हुआ बादल पानी से भरा हुआ और साथ में एयर उसको जो मूव करा के लेके जाती है, दैट इज कॉल्ड मानसून। तो मानसून हमारे इंडिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले आता है, फिर उसको डायरेक्शन चेंज करके कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और जाता होगा बारिश कराने। ठीक है, तो ये चीज है। और थर्ड चीज क्या देखिए हमारी लोकल वाइन्स। लोकल वाइन्स जैसे अमेरिका में चिनोक लहर चलती है, ठीक है, और अफ्रीका में हरमिंटन एयर चलती है, तो उसको डॉक्टर वाइन भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे लू चलती है गर्मियों में, सर्दियों में शीतलहर चलती है। ठीक है, तो ये कुछ लोकल वाइन्स है, उनके नाम दे रखे हैं अपनी बुक, आप अपनी बुक में पढ़ लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक फिगर दे रखी है इसमें प्रेशर बेल्ट और वाइन सिस्टम की। वैसे तो ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी IAS PCS और ऐसी स्टडीज के लिए जा रहे हैं इस उसमें तो आई थिंक ये क्वेश्चन और पूछा ही जाता है। तो क्या सोचते हो, बता दो उसको? देखो बता देते हैं, लेकिन पहले मुझे इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। ये एयर है, सॉरी एयर नहीं है, अर्थ है। ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री क्या है, साउथ है। ठीक है, हमारा बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत इक्वेटर रेखा 0 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे 23.5 नॉर्थ, यहाँ पे 23.5 साउथ, यहाँ पे 66.5 साउथ, यहाँ पे 66.5 नॉर्थ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब मेरी बात सुनो, क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है, जो सन है हमेशा कहाँ पे होता है, इक्वेटर में होता है, भूमध्य रेखा पे बिल्कुल 2 बार क्रॉस करता है। क्योंकि और मैंने एक बात बताई थी कि जो सन होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिर्फ जो सन है हमारा वो सिर्फ इन्हीं दोनों क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड के बीच में मूव करता है, मतलब इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। इस वजह से जो पोल्स होते हैं हमेशा क्या रहती है, हमेशा सर्दी रहती है, क्योंकि जो हमारा सन है कभी भी इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उधर नहीं जाता और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इधर नहीं जाता। तो मेरी बात सुनो, तो ये कितनी बार आया यहाँ पे, एक बार सन यहाँ पे था, ऊपर गया वापस। ठीक है, वापस यहाँ से आया लौट के, अब सन यहाँ पे आया, सन यहाँ पे जाएगा दोबारा, अब गया यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस लौट के गया। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, और 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो 4 बार इक्वेटर पे होगा। सोचो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे ही तो होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो यहाँ की जो एयर है बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से यहाँ पे बताया था ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। जब लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, जो एयर होती है वो क्या करती है, वो इधर उधर मूव करना
स्टार्ट करती हैं, ठीक है, इधर उधर मूव करना क्या करती है, स्टार्ट करती हैं। तो मैंने बताया था कि जो एयर है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो जब सन मान लो तुम्हारे यहाँ पर है अभी इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया है मतलब जो प्रेशर है वो कम होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सोचो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सन तो है नहीं, यहाँ पे हीट पहुंच ही नहीं पा रही। तो यहाँ की जो एयर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो यहाँ की जो हाई प्रेशर एरिया वाली वो होगी, वो किस तरफ मूव करेगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब मेरी एक बात सुनो, आपको पता है ज्योग्राफी पढ़ने में इतनी इंटरेस्टिंग है ना, मतलब कोई और मेरे को इसके जैसा टॉपिक, इसके जैसा क्या कह सकते हैं सब्जेक्ट नहीं लगता। अब इसमें ना मतलब हर जगह पे कॉन्सेप्ट है। अब इन्होंने बुक में ऐसे क्यों दे रखे हैं, एरो ऐसे क्यों बना के दे रखे हैं, क्योंकि साउथ हेमिस्फेयर में, यहाँ से साउथ हेमिस्फेयर मतलब दक्षिणी क्या कहते हैं उसको, गोलार्ध शुरू होता है और यहाँ से उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जो एयर होती है वो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव करती है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो एयर है हमेशा अपने राइट हैंड साइड में मूव करती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, आपके आगे आपको और बताऊंगी इसको, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। बेसिकली अभी नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इस चीज को आप दिमाग में रखना कि जो एयर होती है नॉर्थ हेमिस्फेयर में हमेशा अपने राइट हैंड साइड में जाती है, जबकि साउथ हेमिस्फेयर में हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव करती है। तो यहाँ से ये हुआ। अब यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब क्या होगा, जब यहाँ पे हाई प्रेशर था, पहले इसको देखते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको ट्रेड वाइन्स बोलते हैं। ट्रेड वाइन्स मतलब यहाँ इनसे जो व्यापार बहुत ज्यादा किया जाता है इन वाइन की हेल्प से, ठीक है। किसके किसके बीच में, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। और इसको क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम भी बोलते हैं, डोल्ड्रम वाला एरिया, ठीक है। अब आते हैं अपने 66.5 वाले पे, तो इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इधर वाले बेल्ट में क्या होगा, सब पोलर लो प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। और यहाँ लो प्रेशर होगा किससे कॉन्सेप्ट में, पोल के कॉन्सेप्ट में लो प्रेशर होगा, ये मत समझना इसके कॉन्सेप्ट में होगा लो प्रेशर, क्योंकि ठंडी ज्यादा कहाँ पड़ेगी, पोल के ऊपर पड़ेगी या फिर इसके कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेगी, सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी इसके ऊपर। तो जो प्रेशर होगा वो किसका ज्यादा होगा, पोल का ज्यादा होगा। तो मूव कहाँ से कहाँ करेगी एयर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर मूव करेगी ऐसे करके, ठीक है। इस वाले एरिया में ऐसे, अपोजिट इससे भी होगा, इस वाले एरिया में ऐसे करके एयर मूव करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और जब ये वाला सुनो, ये वाला जब लो प्रेशर है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका, जब ऐसे करके एयर तुम्हारी मूव कर रही है, ठीक है। ये इस वाले एरिया में, किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और पोलर एरिया के बीच में। अब हम इसके ऊपर इसको देखते हैं, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, पहले बीच वाले को देख रहे हैं, फिर सबसे लास्ट वाले को देख रहे हैं। अब हम किसको देखेंगे, बीच वाले को देखेंगे। बीच वाले में क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया। तो बताओ एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एयर मूव करेगी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया ना। बड़ा आसान लग रहा होगा कि बुक में तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी मेरे को लगता है कि अगर 100% आपको कंफ्यूजन होगी तो आपकी 60% कंफ्यूजन तो क्लियर हो ही गई होगी। तो ये था टॉपिक वाइन्स के ऊपर। आगे इसमें साइक्लोन के बारे में देखते हैं। साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, साइक्लोन वही होता है जब एयर क्या करती है, मतलब अपने अक्ष पे गोल 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 घूमने लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। और या तो साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, जापान वगैरह एरिया में आता है उसमें, ठीक है। अब तुम्हें मॉइस्चर दे रखा है, मॉइस्चर में ही तुम्हारी एयर के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो ये सबसे हम मॉइस्चर मतलब क्या होता है, जब एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर। और ह्यूमिडिटी भी इससे ही कहते हैं, जब एयर में वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तो इसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब देखो सर्दियों में क्या होता है, हमारे होंठ जो होते हैं फटने लग जाते हैं। क्यों फटने लग जाते हैं, क्योंकि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए हमारे जो एयर जो होंठ है वो सूखने लग जाते हैं, ठीक है। और एयर क्या करती है, हमारे मतलब जो होंठ लिप्स होते हैं उससे जो नमी होती है वो क्या करती है, वो अपने अंदर लेने की कोशिश करती है, क्योंकि एयर के वो खुद के पास तो उस टाइम पे नमी होती नहीं है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, तो मतलब हमारे जो होंठ है वो कभी भी नहीं फटते, ठीक है, गर्मियों में हमेशा। तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं। अब रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेन तुम्हारे में 3 दे रखे, ओरोग्राफिक। अरे ये तो बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको अपनी मम्मी की याद आ गई है, इनको अपनी मम्मी के पास हम ले गए हैं।
क्योंकि मम्मी भी परेशान हो जाते हैं, 1 घंटे के लेक्चर में इनको 10 बार तो चाहिए होता है। तो ओरोग्राफिक 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 बेसिकली मतलब होता है माउंटेन। कन्वेक्शनल 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 मतलब ये पारंपरिक कह सकते तरीके से ये होते हैं ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल और साइक्लिक। साइक्लिक है ना, या साइक्लोन रेनफॉल। देखो ओरोग्राफिक माउंटेन का मतलब क्या, ओरोग्राफिक माउंटेन नहीं, ओरोग्राफिक का मतलब माउंटेन होता है। ओरोग्राफिक रेन का मतलब क्या होता है, जब भी जैसे मान लो ये बादल है पानी से भरे हुए, अब क्या किया इन्होंने, ये किसी पर्वत से टकरा गए तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस वाली से इस वाली साइड में, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, इस वाली से इस वाली ढलान को क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड। तो ये तो बहुत आसान था। अब आते हैं हम लोग कन्वेंशनल के ऊपर। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल का मतलब होता है जब भी रेन हमेशा कैसे होगी, अपने कन्वेंशनल वे में होगी। जैसे कि क्या होता है, जब भी तुम्हारा समुद्र होता है, इसमें क्या होता है, जब भी सनराइज आती है तो यहाँ से वाटर एवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। जब एवेपोरेट होना स्टार्ट होता है तो जो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भाप बनने शुरू होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण होने की वजह से जब यहाँ पे हवा चलती है तो ये बादल है वो उड़ के कहीं जाते हैं। उड़ने के बाद मतलब कहीं जाने के बाद जब इनको कोई भी ऐसी चीज मिलती है, या तो अपने आप में टकराएंगे या फिर किसी पर्वत पहाड़ से टकराएंगे, तब ये टकरा के फिर क्या होता है, बरस जाते हैं। बेसिकली कन्वेंशनली रूप में ये होती है सारी चीजें। तीसरी चीज है तुम्हारी साइक्लोन रेन। तो साइक्लोन का मतलब तो पता है, जहां पे भी तुम्हारा प्रेशर कम होगा ना, तो क्या होगा, जो एयर होगी, मतलब जिनके पास ज्यादा प्रेशर है वो क्या करेगी, एयर मतलब ऐसे करके ना उस एरिया को इतनी बुरी तरीके से भरने की कोशिश करेगी कि वहां पे ना साइक्लोन टाइप का कुछ सर्कल टाइप में बन जाता है, तो उसको साइक्लोन बोलते हैं। अब जो अगर वो उसका प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे पास होंगे, तो क्या होता है उसमें ना वाटर मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये भी हो सकता है कि साइक्लोन की वजह से क्या होता है, रेनी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो इतना ही था आपके चैप्टर में। मैंने तो अपना कुछ जान ही लगा था समझाने में, बेसिकली जितनी मेरी नॉलेज थी ना उस हिसाब से मैंने आपको काफी कुछ समझाया। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं क्योंकि जो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा होने जा रहा है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, आप जानते हो, विच टू केसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सी केसेस जो एटमॉस्फेयर का बल्क बनाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है, 3 टाइप की रेनफॉल बताओ, बता रखी है आपको। व्हाट इज एयर प्रेशर क्या है वो बता रखा है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे चैप्टर। हाँ, एक बात और डिस्कस करनी, मैंने जैसे बताया कि आज के बाद इस वाले यूट्यूब चैनल पे सिर्फ ज्योग्राफी की वीडियोस आएंगी और एनसीईआरटी की अदर बुक्स जो होंगी जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी है उनके ही लेक्चर्स आएंगे। लेकिन जो अदर चैनल है मेरा, जैसे कि कौन सा, इंग्लिश विद नेहा कुशवाहा, तो उस वाले चैनल पे अब हम लोग अपने डेली व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में ही, जिससे आप मतलब वो तो आपको पता ही, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और भी चीज़ें जो आपको डेवलप करनी है तो वो आप डेवलप कर सकते हो इन इंग्लिश। ओके, फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड टिल देन बाय बाय।